गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिवीजन वर्क कंटिन्यू है हम लोग का। प्री फर्टिलाइजेशन नाम से ही स्पष्ट है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होगा वो प्री फर्टिलाइजेशन कहला रहा है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर और इवेंट्स हैं? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स टॉपिक है हमारा। Several hormonal and structural changes leads to differentiation and development of floral primordia। एक छोटा सा बर्ड डेवलप होता है, बर्ड से भी और थोड़ा अर्लियर स्टेज, जिससे कि आगे चल के फ्लोरल बर्ड बनेगा। तो वो अर्लियर स्टेज फ्लोरल प्राइमोर्डिया है। तो ये फ्लोरल प्राइमोर्डिया कहाँ से बनेंगे? तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं प्लांट्स में, और साथ ही साथ उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो उसी स्ट्रक्चरल चेंजेस में से एक है फ्लोरल प्राइमोर्डिया का बनना। तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया एक इनिशियल स्ट्रक्चर है जिससे फ्लावरिंग बर्ड और बाद में फ्लावर डेवलप होगा। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट्स। तो पहले फ्लोरल प्राइमोर्डिया बना और उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, और वो फ्लोरल प्राइमोर्डिया फ्लावर में कन्वर्ट होगा एंड डेवलप्स इनसाइड ए फ्लावर। तो ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर के अंदर डेवलप हो रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस में ये सब चेंजेस आ रहे हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है तो उसको हम एंड्रोसियम के नाम से जान रहे हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर डेवलप हो रहा है तो उसको कलेक्टिवली हम गैनोसियम के नाम से जानते हैं। अब एंड्रोसियम का यूनिट स्टैमेन है, मीन्स ग्रुप ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। तो स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए। ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड। तो अगर टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर बना है तो ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, और ये उसका फिलामेंट हो गया। तो देख रहे हैं कि एंथर में दो लोब पाए जा रहे हैं, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। तो ये कह रहा है ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड and each lobe contains two thecae called so-called diathecus। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि डाइथीकस क्यों कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए ये वाला लोब जो है ये यहाँ दिख रहा है, ये दिस वन, और इसी को हमने हाफ यहाँ से कट कर दिया। तो इंटरनली जब कट करने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो देख रहे हैं कि इस लोब में दो कॉर्नर दिखाई पड़ रहे हैं, दो चैम्बर होते हैं। तो इसलिए इसको डाइथीकस कह रहे हैं। तो दो चैम्बर इसमें भी पाया जाएगा और दो चैम्बर इसमें भी पाया जाएगा।
तो हर एक लोब के दो दो चैम्बर होते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्मिक एंथर को डाइथीकस कहा जाता है। तो ये एक थीका है, दूसरा यहाँ है। उसी तरह से इस लोब को देखें तो एक ये थीका हो गया चैम्बर और दूसरा यहाँ है। एंथर इज ए 4 साइडेड स्ट्रक्चर। अब इसको अगर हम देखें तो 4 साइड दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 साइडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम टेट्रागोनल भी कह सकते हैं, हैविंग 1 माइक्रोस्पोरेंजियम एट ईच कॉर्नर। तो देख रहे हैं एंजियोस्पर्मिक एंथर में 4 लोब हैं, 4 कॉर्नर हैं, और हर एक कॉर्नर के अंदर, जैसे इसके अंदर एक बोरी रख दें, एक झोला रख दें, उसी तरह से रखा हुआ है। तो उसका ऊपरी सरफेस देखोगे, ऊपर से तो सिर्फ यहाँ से ऊपरी सरफेस ही दिखेगा। ये ऊपरी सरफेस हो गया, ये ऊपरी सरफेस हो गया। तो ऐसे थैली नुमा इलोंगेटेड, इस वाले को हम समझने के लिए आपके लिए बना रहे हैं लंबा सा। ये ऊपरी सरफेस है इस थैली नुमा स्ट्रक्चर का, और एक्चुअल में ये ऐसे लंबा सा है। थैली अंदर ही अंदर होता है, ऊपर से दिखता नहीं है, आपको समझने के लिए हम दिखा रहे हैं सिर्फ। तो हर एक कॉर्नर पर इस तरह की थैली है, और इसी को हम कहते हैं स्पोरेंजियम, एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ देख रहे हैं आप एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये हाफ कट पोर्शन है, यानी इसी का हाफ ऊपर भी ऐसे लंबा रहता होगा सबका, हर एक में। तो ऐसे लंबे लंबे पूरे स्ट्रक्चर इसमें 4 पाए जा रहे हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि हर एक कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाएगा। इस कॉर्नर पर भी एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ये भी ऐसे ही थैली नुमा होता है अंदर अंदर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम समझ गए। तो माइक्रोस्पोरेंजिया चूंकि प्लूरल में है, 4 है, इसलिए माइक्रोस्पोरेंजियम ना कह के एक होता तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहते, और प्लूरल में है तो इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पॉलन सैक्स। अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में, ये थैली नुमा ऑलरेडी है ही, इसके अंदर पॉलन डेवलप करेगा, इसलिए इसी माइक्रोस्पोरेंजिया को अब हम पॉलन सैक कहेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे चल के डेवलप होके पॉलन सैक कहला रहा है, और उसी के अंदर नाम से पता चल रहा है कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन्स पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम अभी आपने देखा थैली नुमा स्ट्रक्चर था। माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 टाइप ऑफ वॉल लेयर्स। ये अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, या ये अगर एक माइक्रोस्पोरेंजियम था, तो इसके बाहर भी तो ये लेयर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे लेयर्स। तो 4 वॉल लेयर्स पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर, तो उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स। तो 4 तरह के वॉल लेयर से माइक्रोस्पोरेंजियम घिरा हुआ है। सबसे बाहर प्लांट के किसी भी पार्ट्स का आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है वही यहाँ भी होगा। तो आउटर 3 लेयर्स, तो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके जस्ट नीचे एंडोथेसियम है, और उसके जस्ट नीचे मिडिल लेयर है। तो ये 3 बाहरी लेयर जो हैं, तीनों मिलकर के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को, या उसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे उसको। So you can say that these 3 layers are protective in nature. तो यही लिखा हुआ यहाँ, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर are collectively protective in function and help in pollen release. ये 2 काम कर रहे हैं, 2 फंक्शन कर रहे हैं। एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक में डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर पॉलन का फॉर्मेशन हो चुका होगा, मैचुरेशन हो चुका होगा, तो उस पॉलन को बाहर निकलने में भी
ये 3 लेयर हेल्प करते हैं. सो दीज 3 लेयर्स हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ microsporangium as well as release of pollen. So out of 4 type of wall layers, we have studied about 3: epidermis, endothecium and middle layer. And innermost layer of these 4 layers, fourth type wall layers, is known as tapetum. तो which is innermost. अब इस innermost layer का क्या काम है? बाहरी 3 लेयर का काम हम लोग जान चुके, प्रोटेक्टिव है और pollen रिलीज में हेल्पफुल है. ये जो innermost layer है, इसका काम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. nourishes the developing pollen grain. इस pollen grain को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है tapetum. और बाकी सेल से टैपेटम की बनावट भी अलग होती है. टैपेटम का स्ट्रक्चर अलग है. कैसा है देखिए. टैपेटम सेल हैज डेंस साइटोप्लाज्म. अदर जो लेयर्स थे उसके सेल की तुलना में टैपेटम के साइटोप्लाज्म ज्यादा है, डेंस टैपेटम के सेल में. एंड मोर देन वन न्यूक्लियस. तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म भी है. तीसरा पॉइंट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज फिल्ड विथ होमोजीनस यानी सारे सेल्स एक जैसे होंगे, होमोजीनस सेम इन स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज. तो होमोजीनस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स. एक माइक्रोस्पोरेंजियम की चर्चा अगर हम करें, सपोज ये माइक्रोस्पोरेंजियम का ऊपरी लेवल दिख रहा है, तो ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं. ठीक, पॉलन ग्रेन के अंदर ये रखा हुआ है और इसके बाहर आपने पढ़ा 4 लेयर्स पाए जाते हैं. ये सबसे अंदर वाला लेयर हो जाएगा और इसके सेल बड़े बड़े साइज के हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है और मोर देन वन न्यूक्लियस इसमें पाए जा रहे हैं. क्या नाम हो गया इस लेयर का? टैपेटम. इसके बाहर 3 लेयर था जो प्रोटेक्टिव था और पोलन रिलीज में हेल्पफुल था. तो 3 लाइन आप खींच लें उसके रिप्रेजेंट करते हुए. सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस वाला है, ये मोस्टली सिंगल लेयर्ड होता है. इसके जस्ट नीचे एंडोथीशियम का लेयर है. एक और लेयर एंडोथीशियम का बना लें. और सबसे अंदर जो लेयर है ये लेयर अंदर का मिडिल लेयर कहलाया. तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन middle layer, and all these 3 layers are protective and helpful in pollen release. This innermost layer is tapetum. It provides nutrition to developing pollen grain.
और ये अंदर का जो स्ट्रक्चर, अभी इसी की बात कर रहे थे हम लोग कि इसके अंदर जितने भी सेल होंगे सभी एक जैसे शेप साइज के होंगे और इसलिए इसको होमोजेनस टिश्यू कह रहे हैं। तो ये इसमें जो सेल पाए जाएंगे वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, इंटरसेलुलर स्पेस कहीं नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस सेल को दिखा सकते हो। तो ये पॉलिन, ये एंथर का स्ट्रक्चर हो गया और इसमें these three layers were protective and helpful in pollen release. This was tapetum innermost layer and it was helpful in providing nutrients or nutrition to developing pollen. And these are sporogenous tissue present inside the microsporangium. So these are homogeneous tissue, mostly cells are similar in shape and size and these are compactly arranged. So it is called sporogenous tissue. Name is indicating that it can produce spores. So sporogenous tissue. दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू, पूरे के पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू को दिखाया गया है। अब आगे देखें। अब स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल थे उसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और आप समझ गए होंगे कि उस थैली का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों है, क्योंकि माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल वहां पर पाए जाते हैं और उस सेल से यानी स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल हैं उससे माइक्रोस्पोर डेवलप करने के प्रोसेस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अभी जो सेल हम ड्रॉ किए सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कह रहे हैं, वो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है सब मिलके। लेकिन एक सेल को अगर लें, टिश्यू सेल से बना है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएगा। एक एक टिश्यू, एक एक सेल इस टिश्यू का, स्पोरोजिनस टिश्यू का एक एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। सो दिस सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो वही यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस सेंटेंस से आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कई एक माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। कितने बनेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अभी हमने बतलाया, आपको दिखाया भी फिगर कि स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं।
तो इसी का शॉर्ट फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका सबका फर्स्ट लेटर अगर ले लें तो माइक्रोस्पोर का कैपिटल एम लिया, मदर का कैपिटल एम लिया और इस सेल का कैपिटल एम लिया, तो इसी को शॉर्ट में एमएमसी कहता है। तो कभी कभी एमएमसी आपसे पूछता है, तो फुल फॉर्म इसका हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, वही एमएमसी जो था, डिवाइड्स मियोटिकली, मियोटिकली मीन्स मियोसिस डिवीजन इसमें होने जा रहा है, लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ, और मियोसिस के द्वारा जो सेल बनते हैं डॉटर सेल्स, आपको पता है कि 4 ही होते हैं, तो ये एमएमसी डिवाइड करने जा रहा है मियोटिकली, तो ये भी 4 नए सेल, 4 डॉटर सेल्स का निर्माण करेगा। सो ईच एमएमसी डिवाइड्स मियोटिकली लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स, और मियोसिस के द्वारा जो सेल्स डिवाइड होते हैं वो संख्या में 4 तो होते ही हैं, क्रोमोसोम की संख्या उसमें आधी हो जाती है, और इसलिए उन चारों सेल को हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। ये चारों सेल बने तो, लेकिन एक दूसरे से ये अलग नहीं होते, 4 सेल हैं लेकिन चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, which remains attached with each other। तो चूंकि 4 सेल जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को स्पोर टेट्राड कहते हैं, और इसको आप एक तरह से समझ सकते हैं, एक एप्पल लेंगे और वर्टिकली उस पर राइट एंगल पर 2 कट लगाएंगे और उसके पीस को हम अलग नहीं करेंगे। सपोज ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, तो फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन जो होता है तो 2 सेल उससे बनते हैं, मान लीजिए ये 2 सेल बन गया, और फिर उसमें मियोसिस सेकंड होता है और 2 सेल फिर बन जाते हैं। तो इस तरह से 4 सेल बनते हैं। एप्पल में कट लगाओगे और एक साइड से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा कट, और ये एक सेल है, थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर से, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और ये चौथा सेल है जो पूरा दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो ये 4 सेल बन गए, किसमें डिवीजन हुआ, एमएमसी में, ये जो अभी स्पोरोजिनस टिश्यू बना रहा था वही वाला सेल है। तो एक सेल लिए, उसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 सेल का निर्माण हुआ, ये चारों हैप्लॉइड सेल हैं, तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी जितना होना चाहिए उसके, तो H फॉर हैप्लॉइड। तो ये 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं, 4 बन तो चुके लेकिन चारों आपस में जुड़े हुए हैं, अभी अलग नहीं हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन को टेट्रा मीन्स 4 इसको, और ये माइक्रोस्पोर्स हैं चारों के चारों, तो इसलिए इसको हम स्पोर टेट्राड कहते हैं। Spore tetrad means 4 spores are attached together. Microspores. 4 haploid microspores are attached together to form spore tetrad. With maturity and dehydration. अभी इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे ये मैच्योर होगा। आप समझिए कि एक सेब को वर्टिकली इसी तरह से हमने कट लगाया, उसके पीसेस को अलग नहीं किया और उसे धूप में रख देंगे सूखने के लिए, तो क्या होगा, उसका साइज थोड़ा छोटा होने लगेगा, धूप में सूखने के चलते सिकुड़ने लगेगा और वो एक दूसरे से थोड़ा अलग होने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। तो वही बात यहाँ भी है कि धीरे धीरे इसका डिहाइड्रेशन होगा, यानी वाटर कंटेंट कम होगा, और धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है इसमें, तो मैच्योरिटी आएगी। So with maturity and dehydration of maturation and dehydration of anther, microspores dissociate। तो एंथर की मैच्योरिटी हो रही है और उसी टाइम धीरे धीरे इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, और डिहाइड्रेशन के चलते क्या होगा,
ये सारे जो स्पोर्स थे, माइक्रोस्पोर्स, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। डिसोसिएट होना मतलब सेपरेट हो जाएंगे चारों। तो यहाँ लिखा भी है डिसोसिएट के लिए गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो ये फुल्ली डेवलप्ड अगर माइक्रोस्पोर हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, तो यही पॉलन ग्रेन कहला रहा है। तो माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन, ऐसा मान सकते हैं, कह सकते हैं आप। तो ये 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण करेगा, 4 माइक्रोस्पोर है तो हर एक पॉलन ग्रेन को बनाएगा। Several thousand microspores or pollens are present in each microsporangium। अब आप देख रहे हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, एक लंबी सी थैली है और पूरी थैली में ढेर सारे सेल्स भरे हुए हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है, सारे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और हर एक सेल 4-4 पॉलन ग्रेन बना सकता है, 4-4 माइक्रोस्पोर बनाएगा जो पॉलन ग्रेन में बदल जाएगा। इसलिए क्या होगा, ढेर सारे एक एक माइक्रोस्पोर्स के अंदर हजारों पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। Several thousand microspores और pollens are present in each microsporangium। तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों हजार माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, क्योंकि जितना सेल होगा उसका 4 गुना ये होगा माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन, क्योंकि एक एक सेल 4-4 बना रहे हैं। Which is released on dehiscence of anther। फिर एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो एंथर भी सूखेगा और फटेगा, ड्राई अप होगा, वो एंथर की वॉल रप्चर होंगे। तो एंथर की वॉल रप्चर कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली रप्चर होते हैं। सपोज ये एंथर है, ये फिलामेंट हो गया, तो एंथर का वॉल अगर रप्चर होना होगा पॉलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए, तो ऐसे यहां से फट जाएगा लंबाई में, तो इसी को कहते हैं डेहिसेंस, फट जाना एंथर का। और एंथर फटेगा तो उसके अंदर ही माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो भी फट रहा है और पॉलन ग्रेन्स बाहर आ जाएगा एटमॉस्फेयर में, दैट इज पॉलन रिलीज। तो जिसको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह रहे थे, उसी को माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहा गया है यहाँ इस फिगर में। तो एक सेल को लिया गया और इस सेल में मियोसिस होगा, तो पहले 2 सेल का निर्माण होगा, फिर 4 सेल का निर्माण होगा। तो ये देख रहे हैं, ये 4 सेल जो बने इसको हम माइक्रोस्पोर कह रहे थे, और ये चारों सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह रहे थे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स में, और यहाँ एक पॉलन ग्रेन को दिखाया गया है। फिर पॉलन ग्रेन के अंदर भी डिवीजन होगा सेल का, और 2 सेल इसमें बनते हैं। एक लार्जर साइज का सेल बनेगा जो कि वेजिटेटिव सेल कहलाता है, और उसी में फ्लोट करता रहता है ये छोटा सेल येलो कलर का यहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर, उसको जनरेटिव सेल कहते हैं। और ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा। तो ये दोनों न्यूक्लियस ही मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ स्पर्म सेल जिसको लिखा हुआ है, मतलब ये 2 मेल गैमेट बने हैं। In 60% angiosperm, pollen are shed at these 2-celled stage। 2-celled stage कौन सा था, वेजिटेटिव सेल लार्जर साइज का और जनरेटिव सेल स्मॉलर साइज का। तो कह रहा है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उसमें से 60% में ऐसे ही 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, एंथर फटता है और ये रिलीज हो जाता है। बच गया 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसमें हमने अभी बतलाया आपको कि जनरेटिव सेल के जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 न्यूक्लियाई और बन जाता है।
तो ऐसा अगर है तो इसको अब 3 सेल्ड स्टेज कहा जाता है। सेल डिवाइड्स प्रोड्यूसिंग 2 मेल गैमेट, तो 2 न्यूक्लियस जो बना जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके, वही न्यूक्लियस मेल गैमेट कहला रहा है, और इसी को हम 3 सेल्ड स्टेज के नाम से जानते हैं। मींस हैविंग 2 मेल गैमेट्स, 1 generative cell having 2 male gametes and 1 vegetative cell। ऐसा अगर है तो इसी को हम 3 celled stage कहते हैं। इसी स्टेज पर शेडिंग होती है पॉलिन ग्रेन की, एंथर से बाहर वो निकलता है। पॉलिन में काउज एलर्जी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। किसी किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है और किसी खास पॉलिन ग्रेन से उसे एलर्जी होती है। एलर्जी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों होते हैं। और अस्थमा, दम फूलने की बीमारी समस्या हो सकती है पॉलन ग्रेन से। ब्रोंकाइटिस डिजीज हो सकता है। तो ये 3 तरह की बीमारियां होती हैं पॉलन ग्रेन के चलते। कुछ लोगों में, सभी में नहीं होती, कुछ लोगों में होती है जो इसके प्रति खास सेंसिटिव होते हैं। पार्थेनियम गाजर घास, ये भी एक्सोटिक वीड्स है, अमेरिका से अपने यहाँ आया था। तो पार्थेनियम सीड्स एज ए कॉन्टेमिनेंट ऑफ व्हीट, पहले अपने यहाँ व्हीट मंगाना पड़ता था अमेरिका से, और व्हीट के साथ ही इस पार्थेनियम का सीड भी अनजाने में ट्रांसपोर्ट हो जाता था। व्हीट इंपोर्टेड अलोंग विथ व्हीट, तो व्हीट के साथ पार्थेनियम का सीड भी इंपोर्ट हो गया अमेरिका से। पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम काउज एलर्जी, और ये बहुत ही खतरनाक वीड्स है। ये काफी फास्ट रेट पर ग्रो करता है, इकोलॉजी में इसके बारे में पढ़े ही। दूसरे के ग्रोथ को ये हैम्पर करता है। साथ ही साथ इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी कॉजिंग होते हैं। फिर है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। अभी तो ये हार्मफुल एस्पेक्ट देख रहे थे कि बीमारी पैदा करता है, कुछ फायदे भी हैं इसके। कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत अधिक पाया जाता है। सो यूज्ड फॉर एथलीट्स, एथलीट्स लोग यूज करते हैं ताकि ज्यादा एनर्जी मिल सके। और रेस हॉर्सेस, रेस में जो भाग लेने वाला घोड़ा है उसको भी खिलाया जाता है ऐसा पॉलन जिसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, ताकि वो अच्छा कर सकें। विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, अब हर एक पॉलन ग्रेन का अलग अलग विएबिलिटी है। जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है कि कितना दिन वो जिंदा रह सकता है, उसी तरह से पॉलन ग्रेन का विएबिलिटी है कि कितने दिन तक वो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन करवाने के योग्य है, तो वही उसका विएबिलिटी कहलाता है। तो देखिए राइस और व्हीट के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उसकी विएबिलिटी मात्र 30 मिनट्स की है। अगर 30 मिनट्स के अंदर ये स्टिग्मा पर फॉल होगा तो फर्टिलाइजेशन आगे चल के होगा, अगर नहीं हो पाया तो ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत रोजेसी फैमिली जिसमें रोज वगैरह आता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली जिसमें पी आता है, सोलेनेसी फैमिली जिसमें पोटैटो ब्रिंजल वगैरह आता है, तो ये 3 फैमिली के जो पॉलन ग्रेन्स हैं इसकी विएबिलिटी महीनों रहती है। ऐसा नहीं है कि 30 मिनट के अंदर नहीं गिरा तो वेस्ट हो जाएगा। ये मंथ्स इसकी विएबिलिटी है, यानी मोर देन 1 मंथ। इसके बाद टर्म है पॉलन बैंक। तो जिस तरह से पैसा जमा करने के लिए हमारा बैंक होता है उसी तरह से पॉलन भी अच्छी क्वालिटी के पॉलन को गुड कंडीशन में, विएबल कंडीशन में लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्टोर करके रखने के लिए पॉलन बैंक होता है, ताकि जब इसकी आवश्यकता हो तो इसको हम यूज कर सकें। और इसको कैसे स्टोर करके रखते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं और उसमें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पॉलन ग्रेन्स को इतना टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं, और इसी को क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि काफी लो टेम्परेचर पर प्रिजर्वेशन होता है। तो एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन इन पॉलन बैंक। तो पॉलन बैंक में इसको सुरक्षित रखा जाता है और यही क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहलाता है। टाइम कितना है? 10 मिनट और है।
तो अभी आपको बतला रहे थे कि पॉलिन ग्रेन के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और हमने आपको ये भी बतलाया कि जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन होता है और उससे दो न्यूक्लियाई बनते हैं और वही न्यूक्लियाई मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये मेल गैमेट कहाँ पाया जा रहा है? पॉलिन ग्रेन के अंदर पाया जा रहा है ना, और पॉलिन ग्रेन के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसलिए पॉलिन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। फाइटोन मीन्स प्लांट, तो गैमेट बियरिंग प्लांट गैमेटोफाइट का मतलब हो गया। और चूंकि यहाँ पॉलिन ग्रेन ही मेल गैमेट को बियर करते हैं, सो पॉलिन ग्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेल गैमेटोफाइट। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर वो पॉलिन ग्रेन के बारे में पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो सीधा पॉलिन ग्रेन ना लिख के आपको मेल गैमेटोफाइट लिख के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको समझ जाना है कि पॉलिन ग्रेन्स के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज फाउंड इन वेरियस कलर। पॉलिन ग्रेन्स का बतला रहा है कि डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, शेप के, साइज के, डिफरेंट डिजाइन्स के। इट इज जनरली स्फेरिकल 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। साइज इसका बतला रहा है कि 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होते हैं। पॉलिन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। अब पॉलिन ग्रेन्स में 2 लेयर पाए जाते हैं। आउटर लेयर थिक होते हैं, एक्साइन कहलाते हैं, और इनर लेयर थिन होते हैं, इंटाइन कहलाते हैं। तो 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर पॉलिन ग्रेन्स होता है। 2 सेल्ड भी होता है ये। अब आपसे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो है कि एक्साइन लेयर जो है वो किससे बना होता है। तो ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पोरोपोलिनिन। तो एक्साइन लेयर स्पोरोपोलिनिन से बना होता है और ये कंटिन्यूटी में नहीं होता है। कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जा रहा है, तो जिस जगह पर नहीं पाया जाएगा वहां पर पोर पाया जाएगा। तो ये देख रहे हैं एक्साइन लेयर, ये थिक लेयर पूरा एक्साइन लेयर है और इस जगह पर एक्साइन नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर एक छेद है, इस छेद को ही हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर, और इसी जर्म पोर के थ्रू पॉलिन ट्यूब बाहर आएगा। और पॉलिन ट्यूब क्या है? तो इसके अंदर ये थिक लेयर आपने देखा, एक्साइन दिखाया गया अभी तक। इसके अंदर तो ये थिक लेयर स्पोरोपोलिनिन से बना होता है और जहां पर एब्सेंट है वहीं पर जर्म पोर है, एक छेद है। अब इसके अंदर सेलुलोज से बना हुआ और पेक्टिन से बना हुआ एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है। इसको इनर लेयर ऑफ पॉलिन ग्रेन या इंटाइन कहते हैं। तो जहां पर जर्म पोर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वहीं से बाहर निकल आता है ऐसे एक्सटेंड होके, और यही पॉलिन ट्यूब कहलाता है। तो इसी में अंदर इधर जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिवाइड हो जाता है। बड़ा सा वैक्यूल है वेजिटेटिव सेल में। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होते हैं और वो 2 न्यूक्लियस इस साइटोप्लाज्म के साथ साथ इस पॉलिन ट्यूब में चले आते हैं। ये यहाँ पर नहीं होगा, ये वॉल, यही वॉल यहाँ आ गया
एक्सटेंड ओके। तो एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इज कॉल्ड जर्मपोर। तो जर्मपोर आपने देख ही लिया। पॉलन ग्रेन्स इज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो काफी पुराना से पुराना पॉलन ग्रेन्स भी प्रिजर्व होके रह सकता है, क्योंकि ये जो स्पोरोपोलिनिन है आउटर कवरिंग पॉलन ग्रेन की, ये रेसिस्टेंट होता है एल्कली के, एसिड के या किसी भी माइक्रोबियल अटैक के। तो इसमें नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन। तो कह रहा है कोई भी अभी तक ऐसा एंजाइम का पता नहीं चला है जो कि इसको डिग्रेड कर सके, नष्ट कर सके। तो इसलिए पॉलन ग्रेन आसानी से फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व हो जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कैसे, क्यों ये आसानी से फॉसिल फॉर्म कर सकता है। एंटाइन थिन कंटिन्यूअस इनर लेयर। अब आपने देखा कि जो एक्साइन था वो कंटिन्यूअस नहीं था, कहीं कहीं पर नहीं पाया जा रहा था, तभी तो जर्मपोर था। लेकिन इसमें एंटाइन में ऐसी बात नहीं है, ये कंटिन्यूअस लेयर था और उसकी तुलना में काफी थिन है, देख रहे हैं फिगर में भी। तो थिन कंटिन्यूअस इनर लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पहले भी हमने बतलाया कि ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना होता है इनर लेयर। और आउटर लेयर किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन से। तो ये नाम आपको याद रखना है किससे कौन बना हुआ होता है। Cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. Mature pollen grain contains two shell. एक सेल को यहाँ ऊपर दिखाया गया और दूसरा सेल यहाँ नीचे पर होता है, इस जगह पर तैरते रहता है, फ्लोट करते रहता है। स्पिंडल शेप का सेल, स्पिंडल शेप्ड सेल यहाँ होते हैं। तो वेजिटेटिव सेल में ही जनरेटिव सेल तैरते रहता है। तो वेजिटेटिव सेल हमेशा बड़ा साइज का होगा और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल काफी मात्रा में है और लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेजिटेटिव सेल के फीचर्स: बिगर इन साइज, abundant reserve food material present, large irregular nucleus present. जनरेटिव सेल में क्या होगा? अगर ये बिगर था तो ये स्मॉलर होगा, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में। इट इज स्मॉलर, फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। तो ये दूसरा सेल तो है लेकिन पहले वाले सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है और इसका शेप स्पिंडल होता है, स्पिंडल की तरह होता है, यानी दोनों किनारे पर पतला और बीच में मोटा, बोट शेप्ड आप कह सकते हो। और इस जनरेटिव सेल के अंदर भी डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और एक न्यूक्लियस होते हैं। तो एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल वाले स्टेज पर अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, एंथर से बाहर आ गया, तो कहते हैं कि टू सेल्ड स्टेज पर ये रिलीज हो रहा है। और आपने देखा कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ऐसा ही होता है। लेकिन 40% में क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है जनरेटिव सेल का, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और वही न्यूक्लियस मेल गैमेट कहलाएगा। और ऐसा अगर होके तब शेड होता है पॉलन ग्रेन, तो इसको कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज पर ये रिलीज हो रहा है। तो बस आज इतना ही। मेगा स्पोरोजेनेसिस हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।